शुगर से निजात हासिल कैसे करें? शुगर एक बीमारी नहीं बल्कि ये आपके खाने या खुराक के आदत से जन्म होने वाली एक आर्जी अमल है। मैं इसको आर्जी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी आदत ठीक करें, खाने की आदत ठीक करें तो ये कंट्रोल हो सकती है। आज की वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल किया जाए या फिर इसे होने से कैसे रोका जा सकता है। मेरा नाम है शाहिद अयूब, आप देख रहे हैं रीडर टीवी लर्निंग टू लिव। शुगर की बीमारी को जानने के लिए यह ज़रूरी है कि हमें गंदम की तारीख जानना होगी, क्योंकि आज हम इस गंदम से बनने वाली तमाम वो अशिया यानी डबल रोटी, समोसे, घरेलू आम रोटी, नान, कुलचे, ब्रेड्स, केक्स, वेजिटेबल रोल्स, सैंडविचेस, पिज़्ज़ास, ये वो तमाम मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि हम खा रहे हैं और बगैर ये जाने कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है और इनमें तमाम शामिल इंग्रेडिएंट्स जो कि इन चीज़ों में डाले गए हैं ये सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं या नुकसानदेह। और ये जानना भी ज़रूरी है कि वाइट ब्रेड क्या है और फिर ये ब्राउन ब्रेड क्या चीज़ है, और ये भी कि होटलों और घरों में बनने वाली रोटी और नान को हम तमाम उन बेकरी आइटम्स के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो कि आज हम खा रहे हैं। अगर आप किसी अपने बड़े बूढ़े से पूछें कि आप ये पूछें कि उनके ज़माने में ये गंदम कैसी होती थी, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में एक ज़माने में यानी 50-60 साल पहले ज़मींदार गंदम काश्त करता था। आप बाज़ार से गंदम खरीदते थे, नॉर्मल घरों के बाहर या बाज़ारों में चक्कियाँ लगी होती थी, वहाँ जाकर आप आटा उसको बनवाते थे और ला के रोटी बनाते थे। ये एक बड़ा सिंपल असूल होता था। ये तो मैंने अपने ज़माने में अपने बचपन में भी देखा हुआ है और आज भी है, यानी मेरे घर में आज भी रोटी इसी तरह ही बनती है। बेकरी और दूसरी तमाम चीज़ों का जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है बहुत कम रिवाज हुआ करता था, क्योंकि मुझे नहीं याद अपने बचपन में कि बेकरी पे शायद हम कभी गए हों और या हमने कभी ये ब्रेड खाई हो जो स्लाइस ब्रेड कहा जाता है। आज की बेकरी से हासिल होने वाली ब्रेड जिससे हम डबल रोटी भी कहते हैं, आइए देखिए ये कैसे बनती है। इसमें क्या शामिल है इससे मैं आपको पहले बता दूं कि आप ये ना समझिएगा कि मैं शुगर का गुलाब बता रहा हूं, लेकिन शुगर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये शुगर यहाँ तक पहुँची कैसे। ये 3 करोड़ 60 लाख लोग पाकिस्तान में शुगर में कैसे मुब्तला हुए, इसलिए इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है गंदम की कि इसकी बुनियादी वजह क्या है। तो आइए इस ब्रेड में जो कि आज हम खा रहे हैं इसमें शामिल क्या क्या है। फ्लावर यानी मैदा, पानी, सॉल्ट और यीस्ट, ये भी 4 चीज़ें जिनसे मिलके एक आपकी आज की ब्रेड बनती है। सॉल्ट चूँकि एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, लिहाजा ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटर भी है और इसका प्रिजर्वेटर का काम करता है, और साथ साथ ब्रेड का टेस्ट भी ये इन्हांस करता है। यानी ब्रेड नमक के बगैर ब्रेड खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। और फिर ये जो ब्रेड की डो होती है उसको आपस में जोड़ने का, उसका मज़ीद बॉन्ड करने का भी सबब बनता है। यीस्ट जिसको हम खमीर भी कह सकते हैं, जब हम ये यीस्ट आटे में मिलाते हैं तो ये ब्रेड को फूलने में मदद देता है। बेसिकली यीस्ट मिलाने का, ये खमीर करने का मकसद ये है कि वो ब्रेड आपकी मज़ीद फूले। ब्रेड बनने का ये तरीका बहुत अरसे से राइज था, यानी आज से भी बहुत पहले, लेकिन देखना ही है कि आखिर वक्त के साथ साथ साइंस ने और इससे जो कैपिटलिस्ट सिस्टम के ये जो बिजनेसमैन तबका था उसने इस गंदम के साथ किया क्या। ये तो एक वो सिस्टम था ना ब्रेड का जो पुराने ज़माने में आज से कुछ 4000 साल पहले भी था। इन लोगों ने क्या किया, ये जो मशीनी दौर आया, ये जो मशीन ईजाद हुई और ये जो कैपिटलिज्म आया और फिर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो इन्होंने फिर इस गंदम के साथ क्या हाल किया वो मैं आपको बताता हूँ। 1857 में लुईस पास्चर ने फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस जो था उसका एक ख्याल पेश किया, एक साइंटिफिक ख्याल पेश किया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले फर्मेंटेशन जो थी वो नहीं हो रही थी, मगर किसी भी साइंटिफिक लॉजिक से नहीं।
एक आम जिसको पंजाबी में कहते हैं झटके से तरीके से। अब आप देखिए कि हम दो तरह की ब्रेड इस्तेमाल करते हैं। एक रोटी जिसमें यीस्ट नहीं होती, यानी आम जो रोटी हम खाते हैं पतली सी रोटी, वो जो फूली हुई नहीं होती, और ये आम फ्लैट ब्रेड भी करा सकती है और आप रोज़ आप घर में खाते हैं। और दूसरी है जिसमें हम डालते हैं यीस्ट, यानी जो ब्रेड आपको बाज़ार में मिलती है जो फूली हुई होती है, आप उसको डबल रोटी कह लें या ब्रेड कह लें। तो यीस्ट के बगैर की रोटी अगर आप उसको कुछ दिन के लिए रखें तो आप ये देखेंगे, कुछ दिन के लिए क्या, 1-1.5 दिन 2 दिन रखें तो हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, उसमें फंगस आ जाती है और आप खा नहीं सकते। मगर जो यीस्ट से मिली रोटी होती है, ब्रेड होती है, उसको आप काफ़ी दिन रख सकते हैं, यानी उस रोटी से निस्बतन ज़्यादा दिन। डिपेंड करता है आपने उसमें किस लेवल का या किस क्वालिटी का प्रिजर्वेटर डाला हुआ है। रोटी को इस फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजार कर फुलाकर इस्तेमाल करने का आइडिया हज़ारों साल पहले अफ्रीका से शुरू हुआ था, जहाँ के एक बेकर ने अपना गूंदा हुआ आटा, जिससे वो डेली ब्रेड बनाता था, गलती से कुछ घंटों के लिए बाहर हवा में रख दिया। और जब कुछ घंटों के बाद उसने वो ब्रेड दोबारा अपने ओवन में रखी तो उसने देखा कि वो जो ब्रेड थी वो एकदम फूल गई। वो सब देख के ये हैरान हुए कि ये ब्रेड को क्या हुआ, ये फूल गई। और जब उन्होंने इस ब्रेड को टेस्ट किया तो पता चला कि वो खाने में भी ज़्यादा टेस्टी है और बेहतर है और सॉफ्ट है। बाद में उन लोगों ने इस पुराने गूंदे हुए आटे को, जिसमें यीस्ट शामिल हो गया था, यानी ऑलरेडी फर्मेंटेटेड था, उसका थोड़ा सा पोर्शन लेके जो नया आटा गूंदते थे उसके अंदर मिला देते थे और वो फर्मेंटेशन पुराने वाले आटे से नए वाले आटे में ट्रांसफर हो जाती थी और इस तरह वो ब्रेड बनाने का ये सिलसिला उनका चल निकला। और ये एक सिलसिला काफ़ी अर्सा तक चलता रहा और लोग इस तरह ब्रेड बनाते रहे। अब ये एक जेन्युइन तरीका था। कहा जाता है कि आज की जो मॉडर्न बेकरी है का जो रिवाज पड़ा वो इटली के शहर रोम से पड़ा। रोम के लोग क्या करते थे, वो अफ्रीका से अपनी गंदम मंगवाते थे और फिर उसको यहाँ ला के उसका आटा बना के उसकी वो फिर ब्रेड बनाया करते थे। इसलिए रोम बेकरी जो है वो कहा जाता है कि रोम से शुरू हुई और वही मॉडर्न बेकरी का एक सबब बना। अब असल जो प्रॉब्लम है वो शुरू कहाँ से हुआ? असल प्रॉब्लम शुरू होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। जब ये शुरू हुआ और ब्रेड बनाने का ये जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है वो इसका हिस्सा बना और यीस्ट को कमर्शियल बुनियादों पर बनाने का अमल शुरू हुआ। ये पुराने वाला जो यीस्ट था वो तो एक नेचुरल यीस्ट था जो उनको मिला हवा से, वाइल्ड यीस्ट उसको मिला और उन्होंने उस फर्मेंटेशन को शुरू किया और वो बनाते रहे। पर अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, अब उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो ये देखते कि हमें हवा से वाइल्ड यीस्ट मिले और ये बने कि ना बने। समटाइम बनता, समटाइम नहीं बनता। तो उन्होंने इसको कमर्शियल बुनियादों पर बनाने की कोशिश की। सो सबसे पहले यीस्ट को सॉलिड क्यूब की शक्ल में बनाया गया। बाद में कुछ लोगों ने सोचा कि यीस्ट का काम तो सिर्फ ब्रेड को फुलाने का है, क्यों ना इसके लिए कोई केमिकल इस्तेमाल किया जाए। ऐसे में इंतखाब किया गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा एसिड के साथ मिलकर रिएक्ट करता था और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी, जो जब इस ब्रेड को ओवन में रखते थे तो ब्रेड फूल जाती थी। सवाल ये था कि ये एसिड कहाँ से आ जाए, तो इसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया दूध का, बटर मिल्क का और या फिर चंद कतरे लेमन जूस। बाद में यही बेकिंग सोडा को इस तरह के किसी एसिडिक सब्सटेंस के साथ मिला के बेचने का अमल शुरू किया गया। यानी कुछ ये एसिड सब्सटेंस मिलाई गई और प्लस बेकिंग सोडा, और इनको सबको मिलाया, एक एयर टाइट बैग में सील किया और इसको बेचने का अमल शुरू हो गया, जिसका नाम पड़ा बेकिंग पाउडर। ये थे वो सबसे पहले केमिकल्स जो कि ब्रेड बनाने में डाले जाने लगे। मगर बाद में असल में खराबी की बुनियाद अब मज़ीद पड़ना शुरू हो गई। यहाँ तक तो था बेकिंग पाउडर की स्टोरी, और जो बाद का अमल जहाँ से मज़ीद खराबी शुरू हुई वो क्या था, सुनिए। 1873 में एक मशीन ईजाद हुई जर्मनी में या स्विट्ज़रलैंड में। उस मशीन का काम यह था कि वो जो गंदम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनको अलग अलग किया जाए। यानी गंदम का जो आउटर हिस्सा उसको बोलते हैं आउटर ब्रान, जो बाहर का हिस्सा है ब्रान, उसको अलग कर लिया जाए, जिस छिलका बोलते हैं। अब ये छिलका वो चीज़ है जिसमें सारे के सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, यानी गंदम की असल ताकत, उसको अलग कर लिया। उसका जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म,
अब एंडोस्पर्म जो है वो कुछ नहीं है सिवाय स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट्स के, और वो अलग कर लिया। अब छिलका अलग हो गया और स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट जो एंडोस्पर्म का हिस्सा था वो अलग कर लिया गया उस मशीन के जरिए। इस तरह दो शक्लें सामने आ गई, एक है होल व्हीट और एक है रिफाइंड व्हीट। ये दो टर्म्स आप रख लीजिए याद, रिफाइंड व्हीट या होल व्हीट। यानी आटा और मैदे में फ़र्क यही था। होल व्हीट मीन व्हीट विद आउटर ब्राउन और रिफाइंड मीन ब्राउन अलग और एंडोस्पर्म अलग, यानी वाइट मैदा अलग। तो ये था उस मशीन का सबसे बड़ा कमाल, जो कि उन दो हिस्सों को अलग करती थी, और यही से इंसान ने गंदम के साथ जो ज़्यादती थी, या यूं कहिए कि इंसानियत के साथ जो ज़्यादती थी, वो शुरू हुई या उसकी इब्तदा पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि जब गंदम से आटा बनाया जाता है तो आटे का रंग आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त के बाद सफ़ेद होता है, जब वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, हवा के साथ मिलता है। लेकिन आटा बनाने वाले जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो फ्लोर मिल मालकान थे, जो आटा बनाते थे, जो शुरू हुआ ये, उनके पास ये वक्त नहीं था, और वो आटे को जल्द अज जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद देखने के लिए और बेचने के लिए, ताकि उससे ज़्यादा पैसा कमाया जा सके और उसको आसानी से मार्केट में बेचा जा सके, इस काम को करने के लिए उन्होंने आटे में मिक्स करने शुरू कर दिए कुछ केमिकल्स, ताकि आटा मज़ीद सफ़ेद किया जा सके। क्या क्या मिक्स किया उन्होंने? चॉक, एलुम और बोरेक्स। ये जैसे केमिकल थे वो आटे में शामिल करने शुरू किए, ताकि आटा मज़ीद सफ़ेद आपको नज़र आए, खूबसूरत नज़र आए और आप उसे खरीदें। और फिर 1898 में पहली दफ़ा ब्लीचिंग एजेंट को मुतारफ़ कराया गया, यानी नाइट्रोजन पेरोक्साइड, बेंजोल पेरोक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। इन ब्लीचिंग एजेंट्स को इस्तेमाल करके आटे को मज़ीद सफ़ेद किया जाना शुरू कर दिया गया। बहुत लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू की, यानी आटे को ब्लीच करना शुरू कर दिया ताकि आटा मज़ीद सफ़ेद हो और ख़ूबसूरत नज़र आए। आपने कहीं पढ़ा होगा कि उस ज़माने में अमेरिका में एक शख्स था, हार्वे विली, जिसने नारा लगाया, सेव द ब्रेड सेव द नेशन। और फिर अमेरिकन कोर्ट ने भी आटे को सफ़ेद करने के लिए, यानी आटे को ब्लीच करके सफ़ेद करने के लिए फ़ैसला उन लोगों के हक़ में दे दिया जो कि ये अमल कर रहे थे। गोया वो लोग हार गए जो कि इसके मुखालिफ थे। इन ब्लीचिंग एजेंट्स में से एक का नाम था पोटाशियम ब्रोमेट, जिसका इस्तेमाल शुरू हुआ 1916 में। आज हम ये जानते हैं कि इस केमिकल से किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ मुल्कों ने इस केमिकल को बैन कर दिया और कुछ तरक्की याफ्ता मुल्कों में आज भी इस्तेमाल हो रहा है आटे को सफ़ेद करने के लिए। अब आइए नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स की तरफ, यानी सॉल्ट, जिंजर और गार्लिक। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पिछली सदी से आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स जो थे, इसने काफ़ी मकबूलियत हासिल की है, यानी पिछले 70-80 साल से। ये जो नेचुरल मैंने आपको बताया, सॉल्ट, जिंजर और गार्लिक, वो चूँकि महंगे पड़ते थे, रेडीली अवेलेबल नहीं होते थे, तो उन्होंने आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स की भरमार शुरू हो गई। अब 1916 में यूएसए में पहली दफ़ा स्लाइस्ड ब्रेड का इस्तेमाल शुरू हुआ, या उसकी ऑफिशियल सेल शुरू हुई। पहले जो ब्रेड आती थी वो उन्होंने रखी, वो फूली, वो उन्होंने तोड़ी और खा लिया। अब भी उसको स्लाइस करके बेचना शुरू किया, जो आज तक अवेलेबल है बेकरीज के ऊपर। अब आइए देखते हैं कि आज की स्लाइस ब्रेड के अंदर इंग्रेडिएंट्स की तरफ, इस यकीन के साथ कि जो कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ है वो अंदर मौजूद है या फिर नहीं, और अगर है तो वो सेहत के लिए कितना नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है। अब जो ब्रेड के ऊपर इंग्रेडिएंट्स का एक स्टिकर लगा होता है, अब याद रखिए कि दो तरह के स्टिकर्स हैं। एक वो स्टिकर्स हैं यूरोप में अवेलेबल हैं, और एक वो स्टिकर है जो हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है। पाकिस्तान के स्टिकर्स पे तो वैसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्शंस हैं मुझे, क्योंकि वो कभी भी डेटा पूरा नहीं देते हैं तो वो किसी और एंगल से देते हैं और आपको समझ नहीं आती है क्या कह रहे हैं। अब आप एक स्टिकर देखिए,
उसके ऊपर क्या लगा हुआ, यानी उसमें लिखा हुआ रिफाइंड व्हीट फ्लोर 53%। मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट्स, गंदम का जो छिलका, जो आपकी गंदम का छिलका तो उसमें है ही नहीं। रिफाइंड व्हीट फ्लोर का मतलब है कि जो उसका अंदर का एंडोस्पर्म है वो वाला हिस्सा। तो क्या करेगा ये आपकी ब्लड शुगर को जो एक स्पाइक देगा। ये जो गंदम का छिलका है आउटर वाला ब्राउन जैसे है वो आपकी ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में मदद करता है। वेयरएज कि ये जो कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा है, अगर आप ये लेंगे तो वो आपको करेगा एक स्पाइक्स देगा, बहुत ज़्यादा स्पाइक देगा। जब वो आपको स्पाइक देगा तो वो उससे क्या होगा, अब ये अगर आपने कोई थोड़ा सा ये खाम चीज़ खाई है तो ठीक है, लेकिन अगर आप साल तक यही रिफाइंड शुगर रही कार्बोहाइड्रेट इसी क्वांटिटी में खाते रहेंगे वाइट फ्लावर, तो होगा क्या कि आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और यही इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते एक दिन आपकी टाइप 2 शुगर में कन्वर्ट हो जाएगी। ये है उस कार्बोहाइड्रेट खाने का नतीजा जो कि आप खा रहे हैं, और उसमें वो हिस्सा आप छोड़ रहे हैं जो कि गंदम का छिलका है ब्राउन, जिसने रेगुलेट करना था आपकी ब्लड शुगर को। एक्चुअली वो वाला हिस्सा जो होता है वो आहिस्ता शुगर रिलीज करता है। जो कार्बोहाइड्रेट वाला हिस्सा वो एकदम स्पाइक जाता है शुगर की ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ये एक बुरा अमल है आपकी शुगर के लिए। एक और नुकसान ये जो कार्बोहाइड्रेट खाने का है वो है आपका जो आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल होता है वो इस मैदा खाने से बढ़ेगा। तो ये जब आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है तो उसके बाद आपको फूड क्रेविंग शुरू हो जाती है। यानी हर थोड़े वक्फे के बाद आपको क्रेविंग होगी कि मैं कुछ थोड़ा तो खाता रहूँ, जो कि एक बुरी आदत है ये भी। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से पैदा होती हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट एक्सेसिव क्वांटिटी में खाने से होती हैं, और गंदम का वो वाला हिस्सा ना खाने से होती हैं जो कि आप ये मशीनों के ज़रिए अलग कर देते हैं। कुछ हमारे यहाँ के जो स्टिकर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं उस पर आप देखिए, उसमें कोई जिक्र नहीं है कि इसमें वाइट फ्लावर शामिल है, कितना शामिल है, कितनी क्वांटिटी में शामिल है। उन्होंने सिर्फ लिख दिया कि इतनी कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स 100 ग्राम के अंदर, 100 ग्राम डबल रोटी के अंदर, ब्रेड के अंदर 46 ग्राम जो आपके हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और फैट है, प्रोटीन है, फाइबर सिर्फ 0.53, यानी फाइबर वो चीज़ है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, और वो सिर्फ 0.53, मिनरल जस्ट 1.25। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं 46, और कैलोरीज हैं 261। ये ऑलमोस्ट ये एक छोटा सा स्मार्ट सा स्टिकर होता है हमारे ब्रेड्स के अंदर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब आइए एक और चीज़ जो कि बड़ी अलार्मिंग है, ब्रेड के अंदर अक्सर एडिटिव शुगर भी डालते हैं थोड़ी बहुत। हमारे यहाँ इसमें मौजूद नहीं है जो मैंने स्टिकर पाकिस्तानी ब्रेड के ऊपर देखा, लेकिन यूरोप वगैरह में आप देखेंगे उस ब्रेड के अंदर लिखा होता है। तो हमारी बॉडी जो है उसको किसी भी एडिशनल शुगर की ज़रूरत नहीं है। शुगर वही अच्छी है जो आपको नेचुरल फ्रूट्स में मिलती है, मिल्क में मिलती है, योगर्ट में मिलती है, और बाकी सब चीज़ों में जो नेचुरल शुगर है। लेकिन एडिटिव शुगर वो किसी भी हालत में आपकी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, ना ही हमारी बॉडी को इस एडिटिव शुगर की ज़रूरत है। यानी इसलिए कहा जाता है कि मिठाइयाँ और ये और वो इस तरह की चीज़ें आप मत खाएं, लेकिन इसके अंदर एडिटिव शुगर भी इस ब्रेड के अंदर शामिल की जाती है। एक और चीज़, सॉल्ट और एम्प्लीसिफायर्स, यानी नमक में क्या होता है सोडियम, और जो एम्प्लीसिफायर है इसके अंदर मज़ीद सोडियम, मज़ीद नमक थोड़ा और ऐड हो जाता है। तो ये दोनों मिलके आपको क्या पैदा करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। तो ये दोनों एक इंसान की जो नमक की एक रिक्वायरमेंट है ना पर डे, वो तकरीबन 2500 मिलीग्राम के करीब है। अगर आप ये देखिए कि आप 3 स्लाइस खाएं और वो भी एक बाज़ार के मक्खन के साथ लगा के खाएं तो आपको तकरीबन 1100 मिलीग्राम के करीब नमक हासिल हो जाता है। लिहाजा आपने उस दिन की जो डेली खुराक थी 2500 मिलीग्राम, उसमें से 1100 मिलीग्राम आपने सुबह नाश्ते में 3 स्लाइस खा के हासिल कर लिया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जो बाकी दिन है उसमें आपने कितना नमक खाना है। होता यह है कि हमारे साले में भी नमक होता है, फिर रोटी में भी नमक होता है, फिर आपने थोड़ा बहुत फल खाया उसके ऊपर भी नमक स्प्रे कर लिया। सो हर चीज़ में नमक 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 हम करते हैं, वेयरएज आपने 3 स्लाइस में सुबह आधे दिन की खुराक आपने पूरी कर ली। सो दैट इज़ वाई
कि आज के दौर में लोग ब्लड प्रेशर का काफ़ी शिकार हो रहे हैं क्योंकि हम एक्सेसिव नमक ले रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा, जो कि हमारी डेली यूज़ के लिए काफ़ी है। अब आइए एक और चीज़ जो इसके अंदर डाली जाती है वो है क्लास 2 या आप सिंपल समझिए जो भी मॉडर्न प्रिजर्वेटर्स जो हैं E22, E282 और समथिंग लाइक दैट, जो कैल्शियम प्रोपेनेट इसको भी कहते हैं, और भी बहुत तरह के प्रिजर्वेटर्स हैं। आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जितने भी प्रिजर्वेटर्स हैं, जो केमिकल प्रिजर्वेटर्स हैं, नॉट नेचुरल, ये जो डाले जाते हैं, एक रिसर्च के मुताबिक जो कि 2019 में हुई, एक मेडिकल जर्नल है उसमें ये शाया हुई, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जेनेटिक्स में, उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो प्रिजर्वेटर्स हैं, ये नॉर्मली जितने भी केमिकल प्रिजर्वेटर्स हैं, ये पैदा करते हैं आपकी एलर्जीज, इंटॉलरेंस, स्किन रैशेस और मीग्रेन, जो कि सर दर्द है, इस तरह की बीमारियां ये पैदा करने का सबब बन सकता है। ये नहीं कि होती हैं, बन सकता है। तो अब अगर बन सकता है तो कितने लोगों को बनता होगा, कितने में नहीं बनता होगा, इस रिसर्च का इसमें पूरी डिटेल है, इसमें जाकर अगर आप पढ़ें तो आपको मिल सकता है। बट ये जितने भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये कोई सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, जो कि हर ब्रेड में जिसको फुलाया जाता है, ये जिसको रादर उसको लाइफ देने के लिए जो डाले जाते हैं, ये कोई अच्छा नहीं। इसलिए कहा जाता है कि आप फ्रेश फूड खाएं, जो भी खाएं फ्रेश बनाएं, फ्रेश लेके आएँ, फ्रेश बनाएं और खाएं। चाहे जाके आपको ऐसी चीज़ खाएं जिसकी लाइफ है 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन। आपने देखा बाज़ारों में अब दूध मिलना शुरू हो गया, पैस्चराइज मिल्क, जो 3 महीने के लिए वैलिड है। इसी तरह और बड़ी चीज़ें हैं जो 15 दिन के लिए सेफ़ हैं, अब लाएँ, फ्रिज में रखें और जब चाहें खा लें। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो सेहत के लिए सेहतमंद नहीं है, और ये सारी की सारी इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं। पिछले साल एक बड़ा फूड कलर E171 यूरोप में बैन किया गया। अब ये जो फूड कलर था वो एक अरसा इस्तेमाल होता रहा। आपने देखा साइंस में क्या होता है, एक चीज़ आप 10 साल से इस्तेमाल करते हैं और सडनली एक मॉर्निंग उठते हैं, वो कहते हैं ये चीज़ जो आप खा रहे थे 10 साल से, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। सो साइंस एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ ग्रो करती है, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जो वक्त के साथ ग्रो करती है, आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च होती है, और रिसर्च में देखा जाता है कि ये चीज़ पहले जो हम कर रहे थे वो ठीक नहीं, अब ये ठीक है। और फिर 10 साल बाद देखा जाता है कि ये जो कर रहे थे ये ठीक नहीं, अब ये ठीक है। तो ये चेंज होती रहती है। ये इस चेंज होने के पीछे बहुत सारे सब्सटेंस ऐसी हैं जो कि जैसे मैंने आपसे कहा, वो सालों से हम खा रहे थे और आज वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब एक बात और भी है कि बहुत सारी चीज़ें आज ऐसी हैं जो कि कुछ मुल्कों में वो ठीक है, खाने के लिए ठीक है, और एट द सेम टाइम किसी दूसरे मुल्क में वो खाने के लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे वो बैन है। तो ये तो काम है वहाँ की रेगुलेटरी बॉडी का, या उस मुल्क का, उस पावरफुल बिजनेस जो एक गाठजोड़ है बिजनेसमैन का और गवर्नमेंट का, कि वो कैसे चलाते हैं उस मुल्क को या उस माशरे को। अगर एक चीज़ हार्मफुल है और किसी 2 या 4 या 10 मुल्कों ने हार्मफुल किया, तो एट द सेम टाइम वो चीज़ दूसरे मुल्क में सेहतमंद कैसे हो सकती है। इसका मतलब है कि उस मुल्क के जहाँ पे वो सेहतमंद तस्वर नहीं की जा रही, वहाँ का जो पावरफुल बिजनेसमैन है वो मिल मिला के उन चीज़ों को वहाँ प्रमोट कर रहा है, चूँकि वो बना रहा है तो वो चाहता है वो चीज़ बिके, इर्रिस्पेक्टिव वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो ये भी एक जो माफिया है वो भी उन चीज़ों को ठीक नहीं होने देता जो कि सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्लड प्रेशर और इंसुलिन रेजिस्टेंस और लेटर ऑन आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ का बायस बनती हैं। एक बात याद रखिए कि इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में तो खैर कवर ही नहीं होती। अब आइए ब्राउन ब्रेड की तरफ। अक्सर लोगों का ख्याल यह है कि वाइट ब्रेड की निस्बत ब्राउन ब्रेड ज़्यादा सेफ़ है। अगर आप ब्राउन ब्रेड की तरफ के इंग्रेडिएंट्स देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसमें कभी लिखा होता है होल व्हीट फ्लावर 50%, 60% या 45%, मगर कुछ ब्रेड्स के अंदर मुझे ये भी नज़र आया, मैंने 1-2 जगह देखा कि उसके ऊपर लिखा हुआ है कि होल व्हीट फ्लावर फ़र्ज़ करें 50%, तो आप गैस कीजिए, सवाल आपका ये होना चाहिए कि बाकी 50% पर क्या है उसमें। गैस इज़ योर्स। तो सोने पे सुहागा ये। अब आप ये देखिए कि ब्राउन ब्रेड को मज़ीद ब्राउन करने के लिए फिर उसमें आर्टिफिशियल कलर मिलाए जाते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ जो बना था, जो मेरे साथ एक इत्तेफाक हुआ कि अब जो ब्राउन ब्रेड है, मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि एक साहब है जो लाहौर में ब्राउन ब्रेड बनाते हैं, अब वो भी शुगर फ्री। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है,
कहाँ बनाता है? उन्होंने कहा जी कैंट में बनाते हैं। तो मैं उनके पास चला गया, तो वो एक घर के अंदर उन्होंने अपनी एक घर के अंदर सिर्फ एक ब्रेड बनाने की छोटी सी एक यूनिट लगाया हुआ था। वो सिर्फ ब्रेड बनाते थे और गारंटेड शुगर फ्री। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या ये ब्रेड जो बनाते हैं, आर यू श्योर ये शुगर फ्री है? उन्होंने कहा हाँ जी। तो मैंने कहा कि मुझे आप एक ब्रेड दे दो। हुआ ये कि उस दिन जिस दिन मैं गया, उस जो उसको चला रहा था वो ओनर वहाँ मौजूद नहीं था, तो उसका एक मुलाजिम था वहाँ पे। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार देखो मैं शुगर का पेशेंट हूँ और ये ना हो कि आप मुझे एक, हालांकि मैं शुगर वो नहीं है, मुझे प्री डायबिटिक हूँ, तो एहतियातन मैं अपना सिस्टम ठीक रखता हूँ खुराक और बाकी सब चीज़ों का। तो मैंने कहा कि ये ना हो गया मुझे प्रॉब्लम हो तो आप मुझे सही सी बता दो कि तुमने इसमें कोई एडिटिव एडिशन शुगर तो नहीं डाली या कोई आर्टिफिशियल कलर तो नहीं डाला। तो मुझे कहने लगे कि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता, बॉस को ना बताइएगा, हम इसमें शुगर भी डालते हैं और आर्टिफिशियल कलर भी डालते हैं उसको मज़ीद ब्राउन करने के लिए। सो हेयर इट इज़। अब वो जो मेरा दोस्त पिछले 4 साल से वहाँ ले रहा था, वो ये समझ के ले रहा था कि इसमें शुगर नहीं है और एडिटिव कलर्स नहीं है। तो ये वो सब चीज़ें हैं कि जो कि हम बाज़ार में देखते हैं, जो कि आप चीज़ें बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्या ये सब कुछ खाना छोड़ दें? नहीं, मैं ये कहूँगा नहीं। आप हेल्दी फूड हासिल करें, गंदम का आटा, गंदम खुद खरीदें, उसको आप चक्की पे ले जाके उसको आटा बनवाएं, जौ का दलिया खाएं, सलाद खाएं, ओट्स का दलिया लें, जौ और नारियल की मिक्स करके, जौ भी मिल जाता है बाज़ार में, नारियल मिल जाता है, उसका आटा बनवाएं और उसकी रोटी बना के खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, नाश्ते में फ्रूट इस्तेमाल करें, नाश्ते में आमलेट इस्तेमाल करें, बॉयल्ड एग खाएं, नाश्ते में तमाम तरह के आप नट्स ले सकते हैं वो खाएं, चने की रोटी बनाएं वो खाएं। तो 1000 चीज़ें हैं खाने के लिए। मुख्तसरन ये कि आप वो हर चीज़ खाएं जो आप घर में फ्रेश बना सकते हैं। उसमें से आपको माइनस करना होगा वेजिटेबल ऑयल जो आपको बाज़ार में मिलते हैं, यानी वो सारे के सारे ऑयल जो प्रोसेस्ड ऑयल हैं, जिनमें प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, जिनमें कलर्स डले हुए हैं, जिनको प्रोसेस किया गया है, जिनको आर्टिफिशियल कलर दिया गया, आर्टिफिशियल उसकी सबकी बनावट है, वो सब चीज़ें आपको छोड़नी होगी। और तमाम वो बेकरी आइटम, बेकरी वाले मेरे ख़िलाफ़ ना हो जाए, मैं तो वही बात करूँगा जो सही है, तमाम वो बेकरी आइटम जो सारी की सारी, जिनमें सारे के सारे प्रिजर्वेटिव्स डले हुए हैं, उसमें फलाने वाले सारे जो हैं यीस्ट और इस तरह के केमिकल जो होते हैं वो सारे, जब मैंने पहले सारे एक्सप्लेन किए, वो डले हुए, उन सबको आपको छोड़ना होगा अगर आप अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना चाहते हैं, शुगर से बचना चाहते हैं और ब्लड प्रेशर से बचना चाहते हैं। ये सारी स्टोरी मैंने आपको इसलिए बताई डिटेल के साथ कि आप ये समझ लीजिए कि शुगर की या ब्लड प्रेशर की असल वजह क्या है। एंड पे मैं फिर आपको एक जोर दूंगा, उन तमाम खानों से परहेज़ करें जिनमें लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स या आर्टिफिशियल यीस्ट, जो केमिकल यीस्ट है जो बना के उसमें डाला गया है पोटाशियम वगैरह, वो सारे का सारा उसको आप अवॉइड करें, फ्रेश खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो जो के लिए शुक्रिया, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारी हौसला अफजाई के लिए। खुदा हाफिज़।